आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की जो परीक्षा है वो 12 अप्रैल को आपके गणित का पेपर है। और गणित का पेपर आपके इस प्रकार का आने वाला है। तो ये सभी आपके जो भाग अ के 3 प्रश्न होंगे जिसमें आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पे हल कर लिया है और इस वीडियो में आपको 30 प्रश्नों का सोल्यूशन मिलने वाला है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको पता चले कि आपकी जो 12 अप्रैल को जो पेपर आएगा वो आपके किस प्रकार का आएगा और आपको किस प्रकार से इन सवालों को हल करना है। मैंने सारे सवाल हल करके यहाँ पे अपलोड किया है वीडियो। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखोगे तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा, बाकी आप अभी वीडियो को बंद करके अपनी पढ़ाई में लग सकते हैं। तो जो सीरियस स्टूडेंट है, जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, जो पास होना चाहते हैं, वो ही इस वीडियो को देखें। टाइम पास करने के लिए वीडियो ना देखें। तो आइए शुरू करते हैं 10वीं क्लास की गणित का। ये भाग अ है। इसमें आपको 3 तरह के प्रश्न मिलेंगे भाग अ में। जैसा कि आपको पता ही होगा, पहला प्रश्न है, इसमें आपको 12 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। फिर दूसरे प्रश्न में आपको 6 रिक्त स्थान मिलेंगे और तीसरे प्रश्न में वापस आपको 12 वन लाइनर मिलेंगे, अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो इन सभी की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और आपका जो पेपर होगा वो बिल्कुल हूबहू इसी पैटर्न का पेपर आएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके यही पेपर आएगा, लेकिन पैटर्न जो होगा वो बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आप इन प्रश्नों को भी अच्छा करते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। पहला प्रश्न है आपके, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 6 की घात n माइनस 5 की घात n के इकाई का अंक क्या होगा। देखो यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो संख्या दे रखी है इसमें n एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? जो शुरुआत 1 से होती है। 1 2 3 4 5 6 ये सारी प्राकृत संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसमें n बराबर 1 लिख के देखेंगे इसमें। तो देखो 6 की घात 1 माइनस 5 की घात 1 कितना होगा? 6 माइनस 5 होगा, वो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो इकाई का अंक कितना आया? 1। तो अपना जो आंसर है इसमें 1 हो जाएगा। कंफर्म करने के लिए आप n बराबर 2 भी रख के देख सकते हैं। जैसे कि 6 की घात 2 माइनस 5 की घात 2। 6 की घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 36। और 5 की घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 25। 36 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा? 11। देखो इसमें भी इकाई का अंक कितना आया? 1 ही आया। इसका मतलब अपना उत्तर जो कन्फर्म सही है। आपको भी परीक्षा में इसी प्रकार से सवाल को हल करके उत्तर देने, डायरेक्ट आपको तुक्के नहीं लगाने। जो प्रश्न के उत्तर आता हो वही उत्तर आप लिखें ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। दूसरा प्रश्न है आपके इसमें, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 4 और माइनस के 4 है। इस सवाल को हल करने की मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके जो बिना हल किए डायरेक्ट आपके आंसर आ जाएंगे। तो आपको एक सूत्र याद करना है इसके लिए कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो जब उसके शून्यक दे रखे हो, यानी कि अल्फा और बीटा का मान जब हमें दे रखा हो तो उसका शून्य का जो शून्य की सहायता से हम बहुपद द्विघात बहुपद डायरेक्ट ही बता सकते हैं। तो आइए वो सूत्र क्या हम देख लेते हैं। तो वो सूत्र आपके सामने ये रहा, द्विघात बहुपद। तो सूत्र आपको इस प्रकार से याद करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ध्यान ये रहे, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस रूप में हमारा उत्तर आने वाला है। तो आइए इसमें हम हल करते हैं। ये शून्यकों का योग का क्या मतलब है? अल्फा प्लस बीटा। और शून्यकों का गुणनफल का क्या मतलब है? अल्फा इंटू बीटा। तो इसको हम गणित में इस रूप से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें अल्फा कितना है? 4 है और बीटा कितना है? माइनस के 4 है। तो हम इस सूत्र में मान लिखेंगे अल्फा और बीटा का। तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस सूत्र का है, और कोष्टक में अल्फा का मान 4 और बीटा का मान माइनस के 4। तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 4 जाएगा तो 0 बनेगा, और 4 को गुणा करेंगे माइनस के 4 से तो माइनस के 16 आएगा। तो अपना जो समीकरण बनेगा, देखो इसको 0 को x से गुणा करें तो 0 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपना आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16। अगर ये प्रश्न समझ में नहीं आया तो उसको वापस रिवाइज करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। आपने वो देखा होगा, हम ABC का मान ज्ञात करके फिर हम निकालते, तो उससे बेहतर है कि आप यही सूत्र याद कर लो, सीधे ही आपका काम हो जाएगा। तो इस दूसरे प्रश्न के कितने उत्तर आए थे अभी? एक्स स्क्वायर माइनस 16। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 16 भी दे रखा है, लेकिन ये अपना उत्तर नहीं है। अपना उत्तर क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 16। ये अपना जो आंसर है। अगला सवाल है तीसरा, यदि 4/x प्लस 5y बराबर 7 है तथा x का मान माइनस के 4/3 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस के 4/3 रख के इसको पक्षांतरण करके y का मान ज्ञात करना है।
कैसे ज्ञात करना है आइए हम इसको सीख लेते हैं। ये तीसरा मैंने यहाँ पे हल कर रखा है, ये 4/x प्लस 5y और बराबर में 7 है। x का मान -4/3 रखना है, तो इसको रख लेते हैं यहाँ पे। जहाँ x है वहाँ पे रखना है -4/3, तो इस x की जगह पे हमने लिख लिया -4/3। अब ये भाग में है तो ये -4 यहीं रहेंगे, ये 3 जो इसके ऊपर गुणा में चला जाएगा, तो 4 × 3 बटा -4, 4 × 3 बटा -4 प्लस 5y बराबर 7 आ जाएगा। तो देखो इसको हम गुणा करेंगे तो ये प्लस के 4 से ये -4, ये एक बार कट जाएगा, नीचे -1 बचेगा, -1 को भाग देंगे 3 से तो -3 आएगा। ठीक है, तो ये -3 है और फिर इसमें हम गुणा करेंगे, ये -3 बचेंगे यहाँ पे और प्लस के 5y बराबर 7। ये -3 इधर आएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे, तो 5y बराबर कितना हो गया 7 + 3, और 7 + 3 कितना होता है 10 होता है, तो 5y बराबर 10 हो गया। 5y बराबर 10 है, इसका मतलब y का मान कितना हो जाएगा 10/5 हो जाएगा। y का मान 10/5, और 10/5 का मतलब कितनी बार भाग जाएगा 2 बार, तो उस सवाल में अपना उत्तर कितना आएगा 2। तो आइए देखते हैं 2 वाला ऑप्शन कौन सा है। तो ये सवाल नंबर 3 है आपके इसमें, और सवाल नंबर 3 में आपके 2 ऑप्शन किसमें है, तो ब वाला अपना उत्तर सही हो जाएगा। उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर 2 और ब वाला। अगला सवाल आपका चौथा इसमें, यदि x बराबर 1 समीकरण ax² प्लस ax प्लस 3 बराबर 0 तथा x² प्लस x प्लस b बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल है, यानी कि ये जो x बराबर 1 है ये दोनों का मूल है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी a इंटू बी का मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, ये x बराबर 1 इसमें रखना है और a का मान ज्ञात कर लेना है, x बराबर 1 इसमें रख के b का मान ज्ञात करना है, फिर दोनों को आपस में गुणा कर लेना है। आइए देखते हैं इसका उत्तर कितना आता है। ऑप्शन इसमें 1, 3.5, 6 और 3, इसको हम हल करके देखते हैं। तो ये है चौथा सवाल, आपके x बराबर 1 रखना है, तो ax² प्लस ax प्लस 3 बराबर 0, तो x की जगह पे कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो a इंटू एक्स की घात 2, तो 1 की घात 2 हो जाएगी, ax यानी 1 इंटू a और प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो a से गुणा करेंगे तो a हो जाएगा, 1 को a से करें तो a हो जाएगा, तो a और a कितने a हो गए 2a, तो यहाँ इनकी जोड़ हो जाएगी 2a प्लस 3 बराबर 0, 2a प्लस 3 बराबर 0, यानी कि a बराबर 2a बराबर कितना हो गया -3, ये प्लस के 2 इधर आया तो -3, और ये 2 को हम यहाँ से हटा देंगे, गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो देखो a का मान कितना आ गया -3/2। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण में हम x बराबर 1 रख के b का मान ज्ञात कर लेंगे, x² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस x यानी कि 1 प्लस b बराबर 0, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 2 प्लस b बराबर 0, तो b का मान कितना हो गया -2, क्योंकि प्लस के 2 इधर आएंगे तो -2, तो b का मान आया हमारे पास में -2 और a का मान है -3/2। इसको a इंटू बी करेंगे तो a का मान तो लिखेंगे -3/2 और b का मान -2, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 3। तो a इंटू बी का मान कितना है हमारे 3 उत्तर हो गए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। देखते हैं इस सवाल को, तो चौथे का जो आंसर है वो कितना है इसमें 3 हो गया। अगला सवाल है आपके पांचवा, यदि 18a b और -3 एक समांतर श्रेणी में है तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। देखो कोई भी संख्या समांतर श्रेणी में होती है तो उनके बीच का सार अंतर बराबर होता है, जैसे 2, 4, 6, 8 ये आपके समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो ये बिल्कुल समांतर श्रेणी है क्योंकि इनके बीच का गैप सब में बराबर है, तो इनको हम समांतर श्रेणी में है ये इन्होंने क्या रखा है, तो हम क्या करेंगे इन दो के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे, यानी कि a में से 18 घटाएंगे, -3 में से b घटाएंगे, फिर इन दोनों को बराबर करके a प्लस b का मान ज्ञात कर लेते हैं। करते हैं इस सवाल को भी हम। तो ये समांतर श्रेणी है 18a b -3, तो इनका हम हल करेंगे, d ज्ञात करेंगे, तो ये a -18 और -3 b, तो -3 b। देखो ये दोनों समांतर श्रेणियाँ हैं तो इनके d का मान बराबर होगा, यानी इन दोनों का मान कितना होगा बराबर होगा। इस -b को इधर लाएंगे तो प्लस का b हो जाएगा, और -18 को इधर लाएंगे तो प्लस के 18 हो जाएगा, तो ये b इधर आ गया a की तरफ और ये 18 इधर आ जाएंगे, तो माइनस का b इधर आए तो प्लस का b, तो a प्लस b, और माइनस के 18 इधर आएंगे तो प्लस के 18, माइनस के 3 प्लस 18 कितने होते हैं, तो ये 15 हो जाएंगे, और a प्लस b का मान कितना आ गया हमारे पास में 15।
जो सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है या तो आप कमेंट कर दें या फिर इसको वापस वीडियो को आप रिवर्स में करके या पीछे करके जो पूरा देख लें। तो इसका आंसर है a + b = 18। तो देखो पांचवे का उत्तर कितना था, आया था 15। तो 15 किस ऑप्शन में है, तो द वाला उत्तर अपना सही हो जाएगा। तो पांचवे में द वाला उत्तर सही है। छठा प्रश्न है, यदि कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है तो इस बिंदु से होकर जाने वाली कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। स्पर्श रेखाओं की संख्या बात पूछ रहा है इसमें। यह कोई एक वृत्त है और इस वृत्त के अंदर कोई बिंदु दे रखा है P। हमेशा ध्यान रखना, वृत्त के अंदर से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। और ये प्रश्न आपके आएगा 100%। या तो वह बिंदु वृत्त के ऊपर होगा, यहाँ होगा, या फिर वह बिंदु वृत्त के बाहर होगा। तो मैं आपको तीनों ही समझा देता हूँ। जब वृत्त के अंदर होगा कोई बिंदु तो 0 स्पर्श रेखा खींचेंगे, यानी कि कोई नहीं खींच सकते। वृत्त के ऊपर होगा तो इस बिंदु से केवल एक खींच सकते हैं। वृत्त के बाहर होगा बिंदु तो इस वृत्त के ऊपर हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अंदर 0, ऊपर 1, बाहर 2। अंदर 0, ऊपर 1, बाहर 2। ऐसे आप याद करना। और तीनों में से एक प्रश्न आपके 100% छपेगा। और जब परीक्षा होगी आपके परीक्षा हॉल में, जब आप पेपर देखोगे तो ये प्रश्न आपको वहाँ पे मिलेगा। तो छठा प्रश्न आपके हो ही गया। बिंदु वृत्त के अंदर है तो अंदर कोई भी जो स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। ठीक है, 0 इसका आंसर है। तो करेक्ट आंसर, तो छठे का उत्तर क्या हो गया इसमें, 0। क्योंकि वृत्त के अंदर कोई बिंदु होगा तो उससे कोई स्पर्श रेखा नहीं खींचेंगे। वृत्त के अंदर से तो फिर हम उसके छेदक रेखा ही खींच पाएंगे। तो ये छेदक रेखा है, ये स्पर्श रेखा नहीं है। स्पर्श रेखा तो ये इसको टच करके निकलेगी, ये स्पर्श रेखा कहलाती है। एक बिंदु पर स्पर्श करे तो वो स्पर्श रेखा है, 2 बिंदु पे काट के निकले तो वो छेदक रेखा होती है। ये जो मैं आपको ये जो बातें आपको समझा रहा हूँ उनमें से ही सवाल आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आपको लगता है कि आपके फ़ायदेमंद है तो वीडियो को बाकी के साथियों के साथ भी शेयर किया करें। सातवां प्रश्न है, 3,4 की y अक्ष से दूरी। ये सवाल भी आपके 100% छपेगा और पिछली कई परीक्षाओं में ये पूछा हुआ सवाल है कि 3,-4 की y अक्ष से दूरी। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी अक्ष से दूरी पूछे तो उसके उल्टे अक्ष की आपको मान लिख लेना है। जैसे y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको x का मान लिख लेना है, और x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको y का मान लिख लेना है। इस सवाल में आपसे पूछा है इसमें y अक्ष से दूरी, तो हम x का मान लिखेंगे। x का मान कितना है, 3। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अच्छा, x के मान को भुज कहते हैं, x के मान को भुज और y के मान को कोटि कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी आपसे भुज और कोटि भी पूछ लेगा। तो x भुज होता है और y कोटि होता है। तो y अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, जो x का मान है 3, ये अपना उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगर ये संख्या ऐसे दे रखी होती कि -3,4 की y अक्ष से दूरी पूछे और ऑप्शन में अगर -3 है तो उसको आप सही नहीं करोगे। उत्तर में और दे रखा होगा आगे +3, आपको वही सही करना है, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो आप ये विशेष ध्यान रखें, जब भी दूरी अगर ये संख्या माइनस में दे रखी है तो उसको प्लस वाला ही अपने टिक करना है। तो x अक्ष से दूरी +4 हो जाएंगे, y अक्ष से दूरी +3 हो जाएंगे। अब आपको एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करना है। जैसे एक बिंदु दे रखा है यहाँ पे 2, -4। इस बिंदु की, ये जो बिंदु दे रखा है P 2, -4, इसकी x अक्ष से आपको दूरी बतानी है। इस बिंदु की आपको x अक्ष से दूरी बतानी है। कमेंट करें इसका उत्तर। ऑप्शन में आपको दे दूं 2, -2, 4 और -4। इनमें से कौन सा उत्तर सही है वो आपको कमेंट करना है। अगला सवाल है आपके, अच्छा, अगर आपको मूल बिंदु के निर्देशांक पता हो तो भी आप कमेंट करें। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं ये आपको कमेंट करना है। जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष काटती हैं एक दूसरे को, वही मूल बिंदु होता है, उसके निर्देशांक आपको कमेंट करना है। अगला प्रश्न है आपके 8वां प्रश्न, ये cos स्क्वायर 17 - sin स्क्वायर 73, इसका आपको मान ज्ञात करना है। देखो, अगर ये बीच में प्लस होता और ये दोनों स्क्वायर होते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ थीटा का मान बराबर होना चाहिए, दोनों के ऊपर स्क्वायर होगा और साइन और कोस होगा, तो इसका मान 1 होता है। लेकिन यहाँ पे साइन कोस तो है, थीटा का मान अलग अलग है और बीच में माइनस है। अगर इसको हम 1 करें तो भी जिसका उत्तर 1 नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ थीटा का मान अलग अलग है। तो इसका दूसरा तरीका ये है कि इसको पूरक सूत्र से हल करेंगे कि हम कोस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बराबर साइन 90 -
थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम इस सूत्र से हल करेंगे। तो इस 8वें को हम हल करते हैं यहाँ पे, इस कोस को हम साइन में बदलेंगे, तो ये आ जाएगा कोस 17 की जगह पे साइन 90 माइनस 17 आएगा, और 90 में से 17 घटाएंगे तो साइन 73 बचेगा। तो साइन स्क्वायर 73 माइनस साइन स्क्वायर 73 बराबर इसका उत्तर जो आएगा वो 0 आ जाएगा। इसको हम और भी हल करके देख लेते हैं। ये है वो 8वां सवाल आपके, कोस स्क्वायर 17 माइनस साइन स्क्वायर 73। सूत्र लगेगा इसमें कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। जरूरी नहीं कि आप कोस का ही लगाएं, साइन वाला भी लगा सकते हैं। तो इसमें आपको साइन को बदलना होगा, तो वो कोस में से कोस जाएगा तो 0 बचेगा वैसे ही। तो इस कोस की जगह पे हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। थीटा का मान कितना है, 17 है। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 माइनस साइन स्क्वायर 73, दोनों एक जैसे, घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। इस प्रकार इसका उत्तर हो गया 8वें का 0। तो इसका उत्तर आपने देख ही लिया है, 8वें का उत्तर कितना आएगा, 0। सवाल नंबर 9 देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, IMP क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके 8.3 में भी दे रखा है, तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। टेन 45 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान होता है 1। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और बट्टे में 1 प्लस 1, यानी कि 0/2 कितना होगा, 0/2 का मतलब होता है 0। अब देखो उत्तर में कहीं 0 नहीं दे रखा है, उत्तर में कहीं भी 0 नहीं दे रखा है। तो हमें क्या करना है, देखो इसका उत्तर तो आएगा 0, इसका उत्तर मतलब तो इसका मान तो है 0, लेकिन ये 0 किसके बराबर है। तो देखो टेन 90 का मान 0 नहीं होता है, 1 भी नहीं होगा, साइन 45 का मान भी 0 नहीं होता है, तो साइन 0 का मान 0 होता है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, साइन 0। तो द वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसका उत्तर 1/2 आता तो फिर हम साइन 45 से करते हैं, लेकिन इसका उत्तर 0 आया, इसलिए साइन 0 का मान भी 0 होता है। तो अपना उत्तर द हो जाएगा। ये 9वां सवाल था। सवाल नंबर 10 देखते हैं। संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। तो संचयी बारंबारता वक्र त्वरण कहलाता है। क्या कहते हैं इसको, त्वरण कहते हैं। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, जब इसमें हम वो बिंदु लगाते हैं एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे, तो ये आकृति बनती है ये वाली, तो इसको त्वरण कहते हैं। संचयी बारंबारता वक्र त्वरण कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रख लें। संचयी बारंबारता वक्र त्वरण कहलाता है। 11वां सवाल है आपके इसमें, किसी स्कूल के छात्रों की आयु के अनुसार ये दे रखी है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। जब भी ऐसी सारणी दे के आपको बहुलक पूछे, तो आपको ये नीचे वाली संख्या, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी, देखो इनमें से सबसे बड़ी संख्या है आपके इसमें 41। तो देखो 41 अपना उत्तर नहीं है, उत्तर 41 के ऊपर वाली संख्या होती है। तो अपना उत्तर 12 होगा। इसमें 41 भी दे रखा है, लेकिन ये अपना उत्तर नहीं है। तो सबसे अधिक बारंबारता देखो 41 है, जिसके संगत जो चर हैं वो हमारा 12 है। तो उत्तर हो जाएगा बहुलक बराबर 12। ध्यान रखना, ये कन्फ्यूज़ करने के लिए ये संख्या पहले देंगे, जैसे जैसे यहाँ पे 41 दे रखी है, परीक्षा में भी वैसे वैसे ये 41 पहले दे देंगे। तो उत्तर 41 नहीं है, अपना उत्तर 41 से ऊपर वाली संख्या होती है। तो 12 अपना उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है 12वां, जो कि आपकी 15वीं प्रश्नावली का आएगा, प्रायिकता वाला। तीन सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता कितनी है। अब कम से कम पूछा, इसका मतलब वो कम 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। तो 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो कम से कम 2 हेड आने की, तो हेड कब कब आ सकते हैं वो हम देखते हैं। हो सकता है कि दोनों बार हेड और एक बार टेल आ जाए, या ये हो सकता है कि हेड टेल और हेड आ जाए, और ये भी हो सकता है कि टेल हेड और हेड आ जाए, ठीक है। ये तो हुआ 2 हेड, और 2 से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं इसमें, 2 से ज़्यादा, तो वो 3 हेड भी आ सकते हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम इसमें 4, और कुल परिणाम आ जाएंगे 8। जब 3 सिक्कों को उछालते तो अनुकूल परिणाम 8 होते हैं। तो अनुकूल परिणाम 4 बटे कुल परिणाम 8, तो 4 का भाग 8 में देंगे तो 1/2 आंसर होगा। तो अ वाला उत्तर अपना सही है। तो आपको परीक्षा में सारे सवाल 12 ही इस प्रकार से हल करके ऐसी एक टेबल बना के सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ लिख लें। फिर चलते हैं हम सवाल नंबर 2। अब ये भाग अ का अभी तक हमने एक सवाल हल किया, और इसके हमने 12 सवालों को देखा है। अब हम दूसरे के 6 सवाल देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला सवाल आपके, जो कि आपके तीसरी प्रश्नावली का आएगा, दूसरे का पहला तीसरी प्रश्नावली का, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म कैसा होता है, तो संगत होता है। और ये किसकी शर्त है, ये प्रतिच्छेदी रेखाओं की शर्त है। ये जो दे रखी शर्त a1/a2, इनका अनुपात तो बराबर नहीं होगा, तो दोनों रेखा एक दूसरे को काटेगी,
ये प्रतिच्छेदी रेखाओं के समीकरण होंगे और इनका हल जो होगा वो अद्वितीय होता है। समांतर रेखाओं का कोई हल प्राप्त नहीं होता है क्योंकि वो कभी नहीं काटेगी। तो दो रेखाएं जितनी बार एक दूसरे को काटती हैं उतने ही हल प्राप्त होते हैं। तो देखो इसमें ये प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही बार काटती हैं, एक ही बार प्रतिच्छेद करती है, जिसका एक ही हल प्राप्त होता है, जिसको हम अद्वितीय हल कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ये हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल देखते हैं हम इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये दूसरा। यदि AP बराबर दे रखा है हमें 10, 7, 4, तो इसका हमें 30वां पद ज्ञात करना है। तो n बराबर 30 है, इसमें पहला पद 10 हो जाएगा। D का मान देखो कितना होगा, 7 में से 10 घटाएंगे। कई स्टूडेंट क्या करते हैं 10 में से 7 घटा लेते हैं, वो गलत है। दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो D का मान आ जाएगा 7 में से 10 बराबर -3। पहला पद तो है ही अपने पास में, पहला पद A बराबर 10, n का मान कितना है तो 30 है। ज्ञात कर लेते हैं nवां पद। nवां पद का सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहला पद की जगह हम लिखेंगे इसमें 10, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 10 प्लस n की जगह पे लिखेंगे 30 माइनस 1, वो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, इंटू माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3। 29 को हम 3 से गुणा करेंगे, प्लस के 29 माइनस का 3 गुणा होकर माइनस का 87 बनेगा। तो 10 माइनस 87 बराबर आंसर आ जाएगा माइनस के 77। तो आपको इसको हल करके इसका उत्तर यहाँ पे लिखना है माइनस के 77। अच्छा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते समय ध्यान ये रखें कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में ही लिखना है, आपकी प्रश्न पत्र में आपको कोई उत्तर नहीं लिखना है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, सवाल को हल कर करके उसके जो उत्तर होते हैं वो पेपर में लिख के आ जाते हैं और कॉपी में नहीं लिखते, तो ऐसी गलती ना करें। दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है आपका इसमें, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाखंडों की लंबाई बराबर होती है। तो ये बिल्कुल सत्य है। कोई एक वृत्त है और इसके बाहर एक बिंदु है P। तो यहाँ P से जब इसके ऊपर हम दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, एक को हम T1 नाम दे देते हैं, एक को हम T2। तो ये PT1 की लंबाई इस PT2 के बराबर होती है। एक सवाल मैं आपको पूछता हूँ, इस PT1 स्पर्श रेखा की लंबाई मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो आपको इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। इधर ये 5 सेंटीमीटर, तो इधर कितनी होगी। तो सवाल समझ में आ गया होगा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो PT1 की लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो आपको PT2 की लंबाई कमेंट करनी है। अगला प्रश्न है आपके चौथा सवाल, बिंदुओं A, B तथा -A -B के बीच की दूरी कितनी है। तो वो निकालने के लिए हम दूरी सूत्र लगाएंगे, A2 A1 का होल स्क्वायर प्लस x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। देखो A2 का मान -A है और A1 का मान x1 का मान इसमें A है, तो माइनस का A और माइनस का A जुड़ के कितना हो जाएगा -2A। इसी प्रकार से माइनस का B जुड़ के -2B स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस के 4 हो जाएंगे और A का स्क्वायर A स्क्वायर होगा। तो 4A का स्क्वायर और 4B का स्क्वायर, दोनों में से 4 4 कॉमन है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे और ये अंडर रूट में बचेगा 4 कोष्टक A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये 4 बाहर आएंगे तो कितने हो जाएंगे 2, तो इसका उत्तर आएगा 2 अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आंसर हो जाएगा 2 अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पांचवा सवाल तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपके 8.3 में दे रखा है अबसद में, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये 9 कॉमन निकल जाएगा बाहर, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ये एक सर्वसमीका होती है और इसका मान 1 होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो 9 को 1 से गुणा करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 9। अगला सवाल आपके छठा सवाल है, यदि बहुलक आंकड़ों का बहुलक और समांतर माध्य क्रमशः 70 और 100 हो तो माध्य का ज्ञात करनी है। एक आपके 14वीं प्रश्नावली में एक संबंध दे रखा है माध्य का बहुलक में, ठीक है। वो माध्य क्या है, वो संबंध क्या है, दो माध्य प्लस बहुलक, दो माध्य प्लस बहुलक बराबर कितना आएगा 3 माध्यक। तो ये संबंध दे रखा है, तो इससे आपको इसमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य कितना हो जाएगा, इसमें दे रखा है माध्य इसमें 100 है और बहुलक कितना है 70 है। तो माध्य की जगह लिखेंगे हम 100 और बहुलक की जगह पे 70। तो यहाँ पे हम इसको और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये दो माध्यक को बहुलक ज्ञात करना है तो इस दो माध्यक को यहाँ से हटाएंगे, प्लस का इधर आएगा तो माइनस में होगा। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो बहुलक बराबर लिखेंगे 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो
इसमें अच्छा वही सूत्र लिखना पड़ेगा, ठीक है। बहुलक बरा 2 माध्य प्लस बहुलक बराबर 3 माध्य। तो ये सूत्र लिखने के बाद में बहुलक और माध्य का सूत्र मान लिख लेंगे इसमें। तो बहुलक 70 है और माध्य कितना है 100। 100 को 2 से गुणा करेंगे तो 200, माइनस के 200 इधर आएंगे तो प्लस के 200। तो 70 प्लस 200 कितने हो जाएंगे 270। 270 में भाग बराबर लिखेंगे हम 3 माध्यक। 270 बराबर 3 माध्यक, तो माध्यक बराबर हो जाएगा 270 और बटे में 3। 270 में 3 का भाग देंगे तो 90 इसका आंसर आएगा। तो यह आपके दूसरे सवाल के 6 सवाल हल हुए। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। देखो तीसरे सवाल में आपके 12 सवाल आएंगे, सवाल नंबर 3 में आपके 12 आएंगे। तो पहला जो सवाल आएगा तीसरे का पहला, वो पहली प्रश्नावली से आएगा और कुछ इसी प्रकार का सवाल आपके आने वाला है। तो दो संख्याएं दे रखी है 1261 और 1067। इनका एचसीएफ कितना है 97। इनका हमको एलसीएम ज्ञात करना है। जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको ये समझ याद करना है ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसपा इंटू मसपा। तो ए का मान 1261 है, बी का मान 1070 है, एचसीएफ 97 है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। मान लिख लेंगे ए इंटू बी का, ए का मान 1261, बी का मान 1067, एचसीएफ कितना है 97। एलसीएम ज्ञात करना है तो 97 का हम इसमें भाग दे देंगे। तो अगले पेज पे चलते हैं। इन दोनों को गुणा नहीं करना है आपको, डायरेक्ट ये कट जाएंगे 97 के पहाड़े से। तो इसको हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। देखो 97 के पहाड़े से ये 1067 11 बार कटेगा, तो 11 को गुणा करेंगे 1261 से, तो इसके आंसर आएंगे 13,871। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, इसको आप अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लें। फिर सवाल नंबर है आपके दूसरा। यदि व्यंजक एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 का एक भाजक x माइनस 1 हो तो शेषफल ज्ञात कीजिए। आपको बिना भाग दिए आज शेषफल ज्ञात करना सिखाते हैं यहाँ पे। तो जिसका भी भाग देना हो उसको 0 के बराबर रख के x का मान ज्ञात कर लो। तो इसका भाग देना है तो इसको 0 के बराबर लिखेंगे। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जो भी जिसमें भी भाग देना है, मान लो इसमें भाग देना है तो इसमें हम x बराबर 1 रखेंगे। तो यहाँ x की जगह पे 1 लिखा, तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 और प्लस में 1। 2 इंटू 1 कितना होगा 2 ही होगा। 1 का क्यूब कितना होता है 1। 1 का क्यूब का मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। कई स्टूडेंट इसका उत्तर 3 लिखते हैं, वो गलत है। इसका उत्तर 1 ही होगा, ठीक है। ए को कितनी बार गुणा कर लो इसका उत्तर 1 ही आता है। तो 1 माइनस 2 प्लस 1, तो ये जुड़ जाएंगे 1 और 1 2, और 2 में से 2 जाएगा तो 0। शेषफल कितना आया 0। शेषफल 0, इसका मतलब क्या है, इसका भाग पूरी बार जाता है। जब भाग पूरी बार जाता है तो ये जो संख्या है ये इसका गुणनखंड भी होती है। तो ये सवाल है। तीसरा सवाल देखते हैं हम इसमें। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 का एक शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है, लिखना है। तो देखो अल्फा शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ये सूत्र है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लें। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटा ए। ये बी क्या है तो एक्स का गुणांक है, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। सी इसमें अचर पद होता है, ए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। चौथा सवाल है आपको इसमें कि दिखाइए कि ये जो समीकरण दे रखी है, ये दोनों समीकरण समांतर रेखाओं के समीकरण है। तो समांतर रेखाओं की क्या शर्त होती है, a1 बटा a2 ये तो बराबर होता है b1 बटा b2 के, लेकिन ये तीसरा अनुपात इसके बराबर नहीं होता है। तो ये ऐसा ही कुछ आपको इसमें करके बताना है। तो a1 का मान इसमें 1 है, b1 का मान -4 है, c1 का मान 5 है, a2 का मान 3, b2 का मान -12, c2 का मान 18 है। a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा 1 बटा 3, b1 बटा b2 माइनस के 4 बटे माइनस के 12, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 के बार से 12 कटेगा 3 बार, तो 1 बटा 3 ये भी हो जाएगा। ये भी 1 बटा 3 है, ये भी 1 बटा 3 है। c1 बटा c2 कितना हो जाएगा 3 बटा 8। तो देखो पहला और दूसरा अनुपात बराबर है, a1 बटा a2 का मान दोनों बराबर है, लेकिन तीसरा जो मान है वो उसके बराबर नहीं है। तो ये जो शर्त है वो किसकी शर्त है, समांतर रेखाओं की, अतः दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। पांचवा सवाल है आपके इसमें, k का मान ज्ञात करो, x बराबर 2 इस समीकरण का एक हल है। तो जब भी इसका हल दे रखा हो तो x की जगह पे वो मान रख के इसको हल करना है। तो x की जगह पे कितना लिखेंगे, इसमें 2 लिखेंगे। तो द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस -2 बराबर 0 का एक मूल कितना है, x बराबर 2 है।
तो इस वाले द्विघात समीकरण में x बराबर 2 रखेंगे। x की जगह पे 2 लिखेंगे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2 माइनस 4 बराबर 0। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 3 इंटू 4 माइनस 2 के और माइनस के 4। तो इनको हम गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेंगे, तो 8 माइनस 2 के बराबर 0। तो ये 2 के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर 8। तो के बराबर कितना हो जाएगा, 8 में 2 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो के का मान कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अगला सवाल है इसमें, छठा सवाल है, समीकरण 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम विविक्तिकर ज्ञात करते हैं। विविक्तिकर वही डी बराबर b² माइनस 4ac। तो abc का मान ज्ञात करते हैं इसमें से। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लें, जहाँ पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो a का मान 2 है, b का मान 3 है और c का मान 4 है। विविक्तिकर ज्ञात करेंगे तो d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान 3 है, a का मान 2 है, c का मान 4 है। तो b² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 4। 3 का स्क्वायर 9 होगा और इन तीनों को गुणा करेंगे तो 32 आएगा। 4 इंटू 2 इंटू 8, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। 9 में से 32 घटाएंगे तो माइनस के 23 आएंगे। देखो डी का मान अगर 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक होंगे। डी का मान 0 से छोटा आया यानी कि माइनस में आया, इसका मतलब मूल काल्पनिक होंगे। तो मूल वास्तविक कब होंगे, जब डी का मान 0 से बड़ा आता है, प्लस की संख्या आती है तब मूल वास्तविक और अलग अलग होते हैं। डी का मान 0 के बराबर होते हैं तो मूल वास्तविक तो होते हैं लेकिन दोनों मूल बराबर होते हैं। और डी का मान अगर 0 से छोटा आ जाता है तो मूल काल्पनिक होंगे, इनको हम ज्ञात नहीं कर सकते। कोई आप में से अगर 11th क्लास में साइंस मैथ्स लेता है तो उसके ये आएगा मूल, काल्पनिक मूल भी ज्ञात करना सीखेंगे। तो ये छठा सवाल है। सातवां सवाल ये है कि 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है। पहली बात तो ये है कि आपको वृत्त प्रकार को 3 सेमी खोल के ये वृत्त बना लेना है। फिर इसके एक बिंदु पर कोई यहाँ पे एक बिंदु ले लेना है, यहाँ पे इसकी त्रिज्या खींच लेनी है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो हमें एक त्रिज्या खींचकर प्रकार को यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ प्रकार को रख के ये चाप काटेंगे, फिर एक चाप काटेंगे, दूसरा चाप काटेंगे, दोनों चाप को इस प्रकार से मिला लेंगे। सॉरी, इसको वापस सही करते हैं। तो इस प्रकार से मिलाएंगे तो ये एक स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी। प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि वृत्त के ऊपर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ये एक बिंदु यहाँ से एक ही स्पर्श रेखा खींचेंगे, लेकिन पूरे वृत्त की पूछे, पूरे वृत्त के ऊपर अनंत बिंदु होते हैं और अनंत बिंदुओं पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक बिंदु पर एक, अनंत बिंदुओं पर अनंत। ये बिंदु अगर वृत्त के बाहर है तो इससे हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकेंगे। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लें, वृत्त के बाहर वाले 2 स्पर्श रेखाएं, अंदर होगा तो कोई स्पर्श रेखा नहीं खींचेंगे। फिर अगला सवाल, आपके मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, तो आपको दूरी सूत्र लगाना है। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मूल बिंदु पहले देख लेते हैं। तो मूल बिंदु हो जाएगा 0,0 और दूसरा है x1 y1 कितना हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा 3, माइनस के 4। वैसे मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करनी होती है तो वो OP बराबर इसका डायरेक्ट ही सूत्र होता है √x² प्लस y²। क्योंकि एक बिंदु अगर 0, 0 है तो उसका सूत्र डायरेक्ट यही बनेगा x² प्लस y²। तो यहाँ x का मान लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 16 और 9 कितने होते हैं, √25। √25 का मतलब आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 5, लेकिन उत्तर हमें प्लस के 5 लेने, क्योंकि हमें दूरी ज्ञात करनी है। हमेशा ध्यान रखना, दूरी हमेशा प्लस में आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस के 5। ये पूरा भी मैंने हल करके लिख रखा है यहाँ पे, ये भी आप हल कर सकते हैं। फिर आपके 9वां सवाल है इसमें, साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करना है। तो सीधा ही सूत्र बन रहा है, पूरक सूत्र। तो यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा और कोस थीटा इंटू कोस थीटा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ तक का मान कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, और प्लस में 1 वैसे ही है तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, आंसर इसका
2 हो जाएगा। तो ये आपके 8वीं प्रश्नावली का सवाल आएगा 9वां। 10वां सवाल भी आपके तीसरे का 10वां भी आपके 8वीं प्रश्नावली से ही आएगा। ये दे रखा है यहाँ पे 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करना। सारणी से मान लिखेंगे 2 इंटू साइन tan 45 का मान 1 होता है और कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर और साइन 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। इन दोनों को हम हल करेंगे यहाँ पे, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। √3/2 का स्क्वायर तो इसका उत्तर होगा 3/4। √3/2 का स्क्वायर 3/4 होता है। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो 3/4। तो इसका भी 3/4 और इसका भी 3/4, तो 2 + 3/4 - 3/4। ये 3/4 से 3/4 एक जैसे कट जाएंगे, प्लस माइनस है तो आंसर कितना बचेगा 2 अपना आंसर होगा। 9वां सवाल है बारंबारता सारणी दे रखी है, इसमें बी और डी का मान ज्ञात करना है। तो जब भी हम संचय बारंबारता सारणी बनाते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं तिरछा जोड़ते हैं। तो 4 की 4 लिखते हैं, 4 में 5 जोड़े तो 9, 9 में बी जोड़ेंगे तो 15 आएगा, यानी कि 9 और बी की जोड़ कितनी है 15 है। तो हमें बी का मान ज्ञात करना है, तो 9 + b = 15 आ जाएगा। तो बी का मान आ जाएगा 15 - 9 = 6, बराबर उत्तर कितना आएगा 6। इसी प्रकार से डी का मान ज्ञात करना है, तो 22 में 4 जोड़ेंगे तो डी आ जाएगा। तो 22 + 4 = डी, 22 और 4 कितने होते हैं 26, तो डी का मान आ गया 26। तो बी का मान इसमें 6 है और डी का मान 26 है। तो ये पूरा हल कर रखा है। 9 + b = 15, तो b = 6, 22 + 4 = डी, यानी कि डी = 26। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, तो आपको सवाल अगर समझ में आते हैं तो इस वीडियो में हम भाग अ की ही बात करेंगे। बाकी के अगर आप भाग ब, स और द अगले भाग भी आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको वो वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो में हम केवल भाग अ के 30 प्रश्नों को देखेंगे। अंतिम प्रश्न है आज का, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सम अंक आने की, पासे को फेंकने पर कुल परिणाम 6 आते हैं, 1 2 3 4 5 6। सम अंक कौन कौन से होते हैं, तो 3 होते हैं, 2 4 6, 3 अंक के टोटल 2 4 6। तो अनुकूल परिणाम इसमें 3 है और कुल परिणाम इसमें 6 है। प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम 3 है, कुल परिणाम 6 है। 3 में 6 का भाग देंगे, 3 का भाग 6 में देंगे, कट जाएगा ये 1/2 बार, आंसर आ जाएगा। ये सम अंक आने की प्रायिकता आपको याद होनी चाहिए। विषम अंक की भी प्रायिकता ये होती है 1/2 और अभाज्य संख्या की प्रायिकता भी यही होती है 1/2। 2 का गुणज आने की प्रायिकता भी 1/2 ही होती है। तो ये हमने इस वीडियो में भाग अ की चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, आपको सवाल समझ में आते हो, तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आपके लिए आगे के जो भाग है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अपने बाकी के साथियों के साथ भी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।